बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हमारा न्यूज़ वन का सोशल मीडिया देख रहे हैं। मैं हूं यूनुस बाट। आज जो सबसे अच्छी खबर पाकिस्तानियों के लिए है वो ये है कि जो फ़ौजी अदालतों में लोग थे उनमें 17 रिहा कर दिए गए हैं। इन 17 अफराद को कोई गुज़श्ता 20 माह के करीब हिरासत में लिया गया था और 2-2 साल फ़ौजी अदालतों से इन्हें सज़ा भी सुनाई गई थी। तो पाक फ़ौज ने इनकी रहम की अपीलें मंजूर करते हुए इनकी रिहाई का फ़ैसला किया और तमाम जो कैदी जिनको रिहा करने का फ़ौजी अदालतों से रहम की अपील के बाद फ़ैसला किया गया था, रिहा भी कर दिया गया है। तो ऐसे जो लोग बंद थे तो ये बड़ी खुशखबरी है उनके लिए भी, उनकी फैमिली के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए कि वो अपने घरों में पहुँचे हैं। और बड़ी ये आज का फ़ैसला जो है बड़ा काबिल सताइश है। पाक फ़ौज के इस फैसले को सराहना चाहिए कि वो पाकिस्तानी अवाम के जज्बात को समझती है और हम इसे भरपूर सराहेंगे कि उन्होंने जो ये फ़ैसला किया है ये पाकिस्तान के लोगों के जज्बात को देखते हुए जिन लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए था उनको रिलीफ फराहम किया है। अच्छा, एक बड़ी अजीब बात देखी है कि कुछ लोगों ने ये कहा था कि जी चीज़ें जो सामने आ रही थी कि जी जो लोग पाक फ़ौज की यानी कि हिरासत में हैं, जिनका फ़ौजी ट्रायल किया जा रहा है, फ़ौजी अदालतों में जिन्हें सामना करना है, तो उनके मतलब ये बयान सामने आया था कि उन्होंने बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ बाकायदा वहाँ बयान दिया है। जो कुछ भी बयान दिया उन्होंने कहा कि जी अब हम पीटीआई का हिस्सा नहीं रहेंगे, ना ही बानी पीटीआई से हमारा कोई तल्लक रहेगा। इस तरह की चीज़ें सामने आई और कहा कि बाद हम अगवा के तौर पर समझ लें या जैसे भी समझ लें। उन्होंने पीटीआई के ख़िलाफ़ वहाँ बड़ा जो है वो एक जनाब भरपूर किस्म का जो मजम्मती बयान जारी किया है। लेकिन अब सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें मैंने देखी, मैंने सुनी भी हैं कि बाहर आके कुछ ऐसे भी कैदी हैं, ऐसे भी मुजरमान थे जो रिहा हुए हैं, उनमें वो भी यानी कि बाहर आते ही उन्होंने फिर बानी पीटीआई का नारा लगाया है, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो उन्होंने जो जिन ख्यालात का इज़हार किया है वो इंतहाई अफसोसनाक हैं। उनका तो ये भी इल्ज़ाम है कि उन्हें वहाँ तशद्दुद का निशाना बनाया गया, खाना तक नहीं दिया जाता रहा। तो पाक फ़ौज के सरबराह चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से हम मुतालबा करते हैं कि ये आपके अपने लोग हैं, ये आपके पाकिस्तानी हैं, आप ही इनके मुहाफ़िज़ हैं, आप ही इस पाक फ़ौज के जहाँ सरबराह हैं, इस मुल्क की हिफाजत भी आपकी ज़िम्मेदारी है, ये शहरी भी इसी मुल्क का हिस्सा हैं। तो इस तरह के अगर मामला कहीं हैं तो आपको नोटिस लेना चाहिए और जो भी इस मामले में इंसाफ की अपील कर रहे हैं, अगर वो ऐसे मामला से तौबा तैब हो रहे हैं तो उनको माफ़ कर देना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि अगर तमाम लोग उनको माफ़ कर दिया जाए और बानी पीटीआई को मैं यही कहूँगा कि उन्हें भी ये सबक हासिल करना चाहिए कि अपने अदारों पर इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसमें चाहे जो भी मामलात हैं, अब बानी पीटीआई के तो एक ही मुतालबा है कि जी जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमारे लोग नहीं हैं। जो 26 नवंबर का वाक़या है उसमें भी आपके सामने हलाकतों के वाक़यात पेश आए, उसका भी पीटीआई के लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि उसका और 9 मई का जो है वो जुडिशल कमीशन बना के इंक्वायरी करवाई जाए, जो कि गवर्नमेंट मानने के लिए तैयार नहीं है। मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है, आज मुज़ाकरात का दूसरा दिन था। मुज़ाकरात का अमल बड़ा खुशआइंद है, लेकिन ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। सियासतदानों के क्या औकात है, सियासतदानों की ये जहाँ से फ़ैसला होना है पाकिस्तान की आवाम को पता है कि कहाँ से फ़ैसला होना है। जब वहाँ से फ़ैसला हो गया तो मुज़ाकरात कामयाब हैं, अगर वहाँ से फ़ैसला ना हुआ तो ये मुज़ाकरात जो मर्ज़ी कर ले फिर नाकाम ही है। मुज़ाकरात की बहक पर भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। वो क्या हो रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो अली अमीन गंडापुर हैं, जो वज़ीर आला केबी के हैं, वो मुसलसल राब्ते में हैं और उनकी मुशावरत से बानी पीटीआई से मुलाकातें भी करवाई जा रही हैं। बानी पीटीआई के साथ पैगाम रसानी भी होती है और पैगाम रसानी के दौरान जो चीज़ें वहाँ आपस में तय होती हैं उसके बाद ही बाहर आती हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। पाक फ़ौज हमारे मुल्क की फ़ौज है, वो पाकिस्तान के आवाम के मुहाफ़िज़ हैं। तो इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए उन्होंने जो जिस ओथ का जनाब ले रखा है कि वो इसका मैं यही कहूँगा कि वो पास करें। और जो सबसे अफसोसनाक सूरत हाल है वो ये है कि सियासतदानों के आपस में लड़ाई झगड़े जो है उससे अदारे भी पिस रहे हैं और अदारों को भी मौका मिल रहा है दूसरे अल्फाज में। तो ये वो लोग हैं कि जो इलेक्शन में हार गए थे, फिर ये ज़बरदस्ती हुकूमत में आ गए, तो लोग इनको मानने के लिए या तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, पहले लोग कहते थे कि जनाब नहीं नहीं मैं तो जीता हुआ हूँ। ये पहली हुकूमत है जो ये कहती है जी ये पहली दफ़ा धांधली हुई है, पहले भी तो धांधली होती रही है। यानी कि उन्हें खुद पता है कि हम धांधली करके इलेक्शन में आए हैं। इनके पास टोटल 17 सीटें हैं। ये ना तो इनके पास तो अपोजिशन भी नहीं बना सकते थे, ये इतने कमज़ोर यानी कि
पोजीशन में थे, तो बड़ी थोड़ी सीटों के साथ जिस तरह इन्हें इक़्तिदार दिया गया है, पीटीआई का मुतालबा तो जायज़ है कि आप उनके इक़्तिदार पर काबिज़ हो गए हैं, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को आपने खुदे लाइन लगा दिया। अच्छा, यहाँ एक बड़ी बात जो है करने वाली है कि हमारी कौम जो है वो फ़ायज़ ईसा को कभी माफ़ नहीं करेगी। फ़ायज़ ईसा इस मुल्क का एक ऐसा चीफ जस्टिस रहा है जो कि अपने अदवार में ऐसे बदतरीन उन्होंने फ़ैसले सादर फरमाए हैं। उनके फ़ैसलों को एक तरफ करते हुए उनकी जो मकबूलियत समझ लें, उनके फ़ैसलों के मुतल्लक जो आवाम का रद्द अमल है वो ये समझ लें कि वो किसी एक स्टोर में जाते हैं, तो स्टोर में जाके वो कुछ चीज़ें खरीद रहे होते हैं, तो एक आम बंदा जो स्टोर पे मुलाज़म है वो पूछता है कि जी आप काजी फ़ायज़ ईसा हैं? तो खामोश रहते हैं, वो कहते हैं जी काजी फ़ायज़ ईसा हैं? वो कहता है जी मैं काजी फ़ायज़ ईसा हूँ। वो कहता है लानत तेरे उत्ते। वो शायद समझ नहीं पाया, तो उसने अपनी बेटी से पूछा ये क्या कह रहा है, तो उसने कहा ये कह रहे लानत तेरे उत्ते, यानी कि वो सबको पता चल गया। ये हमारे मुल्क की अदलिया का हाल है, जो इस मुल्क के सबसे जो मुनसफ़ के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज थे, उसके मुतल्लिक़ हमारी आवाम की ये राय है। और आज अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, आज अगर मुल्क में मुआशरत की बर्बादी है, तो इसके ज़िम्मेदार काजी फ़ायज़ ईसा हैं। दूसरे नंबर पर इस मुल्क के काजी फ़ायज़ ईसा के साथ जो आएंगे वो आएंगे इलेक्शन कमीशन के जो चीफ़ हैं, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, और काजी फ़ायज़ ईसा के गठ जोड़ने और हुकूमत के साथ मिलकर जो कुछ हुआ, ये कौम कभी इन्हें माफ़ नहीं करेगी। इनके गलत फ़ैसलों की वजह से आज पाकिस्तान के लोग जो हैं वो कोड़ी कोड़ी को तरस गए हैं। ये तो कहते हैं मुआशरत बेहतर हो गई है, कहाँ मुआशरत बेहतर हुई है, हर बंदा परेशान है। जितने अदारे हैं, अदारों में काम करने वाले जिन्हें रोज़गार दिया गया है वो भी परेशान है। वो इसलिए परेशान है कि उनकी तनख्वाहें इस काबिल नहीं है कि वो अपनी तनख्वाह से गुजारा कर सकें। तो जो फैक्ट्रियाँ वो बंद पड़ी हैं, सनतों बंद होने से बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है। लोगों के पास बिजली के बिल जमा कराने की जो है कुव्वतें वो नहीं है कि इतनी कि वो अपने बिल अदा कर सकें। इसी तरह गैस के बिल हैं, इसी तरह पानी के बिल हैं, इसी तरह घर की ग्रोसरी है। तो ये आवाम तो इनके हाथों जो है वो बेबस हुई है, मजबूर है, और मुआवज़ा बद्दुआएं देने के वो इनको और कुछ भी नहीं, क्या कह सकते हैं, बद्दुआएं दे सकते हैं ना। इनका गिरेबान क्या, कैसे उनको कोई इतनी ताकत तो नहीं वो किसी का जाके गिरेबान पकड़ लें। अगर गिरेबान की बात की जाए तो अगर मौका आया तो इनका गिरेबान भी ज़रूर पकड़ेंगे। मुझे आज भी वो वाक़या याद है कि हमारे मुल्क के जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, ये काना के इलाके से कहीं से एक तकरीब से वापस आ रहे थे, तो वहाँ गाड़ी के साथ कोई बच्चा टकरा गया या नीचे आ गया या जो भी हुआ, तो छोटे से हादसे के बाद लोगों ने इसको नाम लेके गालियाँ निकाली और इसकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। ये वहाँ से इसको भागकर जान बचाना पड़ी। बाकी होता है ना कि वहाँ बिस्त होकर बंदा जब आ गया तो फिर इन्होंने उन लोगों को घर बुलवाया। वो गरीब लोग थे, उन्होंने आके कहा जी हमें माफ़ कर दे, खुदा दा वास्ता साड़ी दूजे लफ्ज़ जो उन्होंने कहा जी जान छड़ दे साड़ी, तो साढ़े इस मुल्क की जान छड़ दे। ये हालात हैं। और क्या आप ये आवाम को क्या लिख देंगे। IMF के पास जाकर उन्होंने वादा किया था कि हम अपने खर्चे कंट्रोल करेंगे। इनके खर्चे ये कंट्रोल हुए हैं कि इन्होंने अपने सबाई उजरा की 1 लाख से 5 लाख तरह कर दी है, किसी की 10 लाख हो गई है। तो वो हमारी मोहतरमा बोली है, 3 औरतें 3 कहानियाँ बचपन में हम पढ़ा करते थे, तो वो बीबी बोली है जनाब जो उज़मा बुखारी है कि जी हम काम ही इतना करते हैं, भाई बीबी तू दुनिया तो चोखा बकरा कम करनी है। क्या आप लोग इतनी बेबस हैं, आप लोगों के पास तो फिर भी कोई घर में अच्छा घर है, खाने के लिए चीज़ें हैं, सामान है, अच्छा आप ज़िंदगी का रहन सहन है, तो आप उन लोगों को देखें जिनके घर में आटा नहीं है, रोटी नहीं है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि इनको आप पड़ी है अन्ना वंडे रेवड़ियाँ पहुँचो अपने नूं, ते उधर वफाकी वज़ीर जिहड़े ने उन्हां दी भी तादाद वधाई जा रही है। तो लुट पई, लुट पा के जो कुछ करना चाह रहे ने आवाम नूं, इस सिस्टम तो सख्त नफरत है। बिल आखिर इस सिस्टम नूं किने फलाप कर दिता है, जिसका नाम इमरान खान है। वो जदों तो 2013 तो रजिस्टेंस ਉਹਦੀ शुरू हुई है, ਉਹਦੀ हकूमत जी है, हकूमत के दौरान ਉਹਦਾ मोराल बहुत ज़्यादा कम हो गया सी, लेकिन इन्होंने ਉਹਦੀ हकूमत गिराई। उस तो बाद ਉਹਦਾ मोराल फिर इन्ना बुलंदियां ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ। एक तो लोग ਉਹਨੂੰ देखने ਦੇ वैसे ही शदाई ने कि वो जो क्रिकेटर रहा है, इस मुल्क का हीरो रहा है, तो लोग उन्होंने बहुत ज़्यादा वैसे ही पसंद करते हैं। तो दूसरा है कि वो लोग उसकी मकबूलीयत के नाल मुखालफ भी वो इस चीज़ के उत्ते इतफाक करते हैं कि खुद करप्ट नहीं है। जिन्होंने लोगों के उत्ते करप्शन के इल्ज़ाम ने, फिर पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए सी कि उन्होंने लोगों को जनाब सजावां देंदे लटकाते, क्यों उस्मान बुज़ार को माफ़ कर देता है, गोगी के उत्ते करप्शन का इल्ज़ाम क्यों माफ़ कर देता है। हमारे मुल्क का ये निज़ाम है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो बेगुनाह है, जो नहीं करता वो जनाब सजाएँ भुगत रहा है। तो आज मैं आपके सामने काफ़ी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो हम यही कहेंगे कि अल्लाह करे हमारे मुल्क के पाक फ़ौज के
جو ہے وہ اس سے ہمارے ملک کی محافظ بھی ہے، وہ ہمارے ان سے دیکھ کے ہمارے لوگوں کو جس طرح پہلے سیلوٹ پیش کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا تھا، آج بھی وہی جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے اس ملک کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے اچھے اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے اس ملک کی معیشت کو سہارا دینے کے ساتھ جو دیگر ایسے سسٹم میں خرابیاں تھیں دور کرنے کے لیے وہ اپنی کاوشیں کر رہے ہیں۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے، بے شک پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی شرم آنی چاہیے، اگر انہوں نے غلط کام کر لیا تو معافی مانگ لیں، تاکہ ہمارے ملک کی استقامت اسی میں ہے، ہمارا ملک کا سسٹم چل سکے۔ تو آج اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔